हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कल हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला का पहला क्लास देखा था और आज हिंदी वर्णमाला का दूसरा क्लास देखते हैं। ठीक है। और कल हम लोगों ने जो है कि वर्णमाला को दो पार्ट में बांटा था। उसमें हम लोग स्वर के बारे में समझे, व्यंजन के बारे में समझे। आज हम लोग स्वर को जो है कि उसके बारे में देखते हैं, स्वर के बारे में। ठीक है, आइए चलते हैं अपने क्लास पे। तो आज देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं। तो रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, तो रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वर को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। पहला तो हमारा मूल स्वर और दूसरा हमारा संधि स्वर। मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और 4 कौन कौन सी होती है? तो अ, ई, उ और री। ये हमारे क्या हैं? मूल स्वर हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो संधि स्वर है, संधि स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो हमारा जो है दीर्घ स्वर है। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा संयुक्त स्वर है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो 3 है। ठीक है, और भी 3 कौन कौन सी? तो आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। ठीक है, उसके बाद संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? तो 4 है। संयुक्त स्वर जो होते हैं ये दो स्वरों से मिल के बने होते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या 4 है। तो 4 कौन कौन सी है? तो ए, ऐ, ओ और औ हमारे क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। ठीक, उसके बाद ये जो होता है आ का निर्माण कैसे होता है? तो अ या आ को अ, आ, या से जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, ई या दीर्घ ई जो है उसको अगर ई या दीर्घ ई से जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? हमेशा दीर्घ ई बनेगा। ठीक है, उ या दीर्घ उ को अगर उ या दीर्घ उ से जोड़ेंगे तो हमको क्या बनेगा? दीर्घ उ बनेगा। ठीक है, उसी तरह अ या आ को ई या दीर्घ ई से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। उसी प्रकार अ या आ को ए या ऐ से अगर जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? ऐ प्राप्त होगा। उसी तरह अ या आ को उ या दीर्घ उ से अगर जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? ओ प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अ या आ को ओ या औ से जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? औ बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल स्वर। ठीक है, अभी मैंने बताया कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। ठीक है, आइए इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4। ठीक है, जैसे हमारा क्या अ, ई, उ और री, ये हमारे 4 क्या हैं? हमारे मूल स्वर हैं। ठीक, उसके बाद संधि स्वर। संधि स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। सॉरी, ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो दीर्घ स्वर, उसके बाद संयुक्त स्वर। ठीक है, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। ठीक है, 3 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और 4 कौन कौन सी होती है? तो अ, ई, उ और री, ये 4 हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर जो होते हैं ये बड़े वाले जो स्वर होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, इनकी दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर जो होते हैं हमारे अंक 3 यानी कि 3 की तरह होते हैं। ये यस टाइप के होते हैं, जैसे यस जैसे होता है ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। तो जिन स्वरों को उच्चारण करते समय बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, या फिर लघु स्वर के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और 4 कौन कौन सी? अ, ई, उ और री, ये हमारे 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, उसके बाद इस जो ह्रस्व स्वर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे समझते हैं।
जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो छोटा होता है, ठीक है। और ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है, यानी कि जो ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, इनकी मात्रा जो होती है कितनी होती है तो इनकी मात्रा एक होती है, ठीक है, यानी छोटे होते हैं ये लोग, ठीक। उसके बाद ह्रस्व स्वर को मूल स्वर, लघु स्वर, स्वतंत्र स्वर या फिर छोटा स्वर भी कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या अगर पूछे, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। और 4 कौन कौन सी तो अ, ई, उ और री, ये हमारे 4 क्या हैं मूल स्वर हैं। और इसमें जो अ है, अ को हम लोग क्या बोलते हैं शहीद वर्ण कहते हैं, ठीक है। अगर पूछे शहीद वर्ण किसे कहते हैं तो जो हमारा अ होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग शहीद वर्ण कहते हैं, ठीक। उसके बाद दीर्घ स्वर किसे कहते हैं इसे समझते हैं। यानी जिन स्वरों को उच्चारण करते समय बोलने में अधिक समय लगता है उसे गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है तो 7 होती है। जो 7 होती है कौन कौन सी होती है तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और ये औ, ठीक है। ये हमारे 4 क्या हैं, हमारे जो है दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो बड़ा होता है। और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो दीर्घ स्वर होता है इसकी मात्रा कितनी होती है तो 2 मात्रा होती है, ठीक है, इसीलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। आगे चलते हैं। अगर बात करें प्लुत स्वर की, तो जो प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं इसे समझते हैं, ठीक है। देखिए प्लुत स्वर को क्या हम वैदिक स्वर कहते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर को हम लोग क्या कहते हैं वैदिक स्वर कहते हैं, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन समझते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप समझते हैं थोड़ा सा। ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के आगे 3 अंक लिख देने से क्या बन जाता है वो प्लुत स्वर बन जाता है, ठीक है। प्लुत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो उछलता हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में इन्हें बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक भी कहते हैं, जैसे ओम, ओम, ठीक है। नोट में समझना, किसी को बुलाने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, जैसे राम, श्याम, ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण करने में क्या लग रहा है अधिक मात्रा, यानी कि अधिक समय लग रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जीवा के आधार या फिर जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तो जीवा के आधार या जीवा के स्थिति के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा हमारा पार्श्व स्वर, ठीक है। जो अग्र स्वर होता है, अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है तो 5 होती है। कौन कौन सी, ई, दीर्घ ई, ए, ऐ और री, ठीक है। मध्य स्वर जो होते हैं, मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। वो कौन सी होती है तो अ होती है। और अ को हम लोग क्या बोलते हैं केंद्रीय स्वर कहते हैं। और अ को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसे क्या बोलते हैं, इसे शहीद वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्श्व स्वर क्या होते हैं तो पार्श्व स्वर की संख्या कितनी होती है 6 होती है। और 6 कौन कौन सी होती है तो अ होता है और अ होता है, उ, दीर्घ उ, ओ और औ, ठीक है, इतना याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद अग्र स्वर क्या होता है, अग्र स्वर के बारे में समझते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में या फिर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। यानी किसी भी वर्ण को अगर उच्चारित करते हैं तो जिह्वा का जो अगली भाग सक्रिय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं अग्र स्वर कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है तो 5 होती है। और 5 कौन कौन सी, ई, दीर्घ ई, ए, ऐ और री जो हमारे हैं ये क्या है अग्र स्वर है। क्योंकि इन 5 वर्णों का अगर हम लोग क्या करते हैं उच्चारण करते हैं तो हमारे जिह्वा का जो अगला भाग है वो सक्रिय होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग अग्र स्वर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा नंबर पे वो क्या है हमारा मध्य स्वर है, ठीक है। कौन सा है तो मध्य स्वर है, ठीक है। मध्य स्वर किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं।
जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य, मध्य मतलब होता है बीच वाला, कौन सा, बीच वाला, ठीक है, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य यानी बीच वाला भाग सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो एक होता है। और एक कौन सा, तो अ को और किस नाम जानते हैं, तो केंद्रीय स्वर के नाम से जानते हैं। कौन सा, केंद्रीय स्वर के नाम से जानते हैं। या फिर इसे क्या कहते हैं, शहीद वर्ण के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, शहीद वर्ण के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। उसके बाद पार्श्व स्वर, पार्श्व स्वर किसे कहते हैं, पार्श्व स्वर यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय होता है या फिर सक्रिय रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व स्वर कहते हैं। ठीक है, पार्श्व मतलब होता है पीछे, पार्श्व मतलब क्या होता है, तो पीछे होता है, यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं, पार्श्व स्वर कहते हैं। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। और 6 कौन कौन सी होती है, तो उसे याद रखेंगे। आ, उसके बाद आ, और आ के ऊपर ये चंद्र बिंदी टाइप होता है लेकिन उस पर बिंदी नहीं लगा रहता है। उसके बाद उ, दीर्घ उ, ओ और औ, ये हमारे जो है 6 क्या हैं, तो पार्श्व स्वर है। ठीक है, उसके बाद मुखाकृति या फिर जिह्वा की ऊंचाई या फिर हम बोल सकते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, तो जिह्वा के आधार या फिर जिह्वा के स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। ठीक है, इन्हें जो है 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला विवृत स्वर, दूसरा अर्धविवृत स्वर, तीसरा समवृत स्वर और चौथा जो है अर्धसमवृत स्वर। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं। जो हमारा विवृत स्वर होता है, विवृत स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, जो विवृत स्वर होता है इसमें क्या होता है, मुख पूरा खुला होता है। ठीक है, और इनकी संख्या 1 होती है। और एक कौन सा होता है, तो आ होता है। ठीक है, क्योंकि जब आ का उच्चारण करते हैं तो ये मुख का पूरा भाग क्या होता है, खुला होता है। ठीक है, उसके बाद अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं, अर्धविवृत स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, मुख आधा खुला रहता है। ठीक है, मुख क्या होता है, आधा खुला रहता है। और ये 4 कौन कौन से होते हैं, तो अ, ए, औ और आ। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे अर्धविवृत स्वर होते हैं। ठीक है, समवृत स्वर क्या होते हैं, समवृत स्वर की संख्या जो होती है, इनकी संख्या होती है 5। ठीक है, री को लेकर, लेकिन री नहीं होता है। अब देखिए समवृत स्वर जो होते हैं इसमें लगभग मुख क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं, तो ई, दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ होता है। ठीक है, उसके बाद असमवृत स्वर, असमवृत स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। और 2 कौन कौन सी होती है, तो ए और ओ होता है। और जो असमवृत स्वर होता है इनका उच्चारण करते समय मुख का आधा, मुख क्या होता है, आधा लगभग क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, मुख क्या होता है, आधा बंद होता है। ठीक, इतना आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद परंपरागत अतिरिक्त वर्ण क्या होते हैं, जैसे हमारा पहला होता है अनुस्वार। अनुस्वार जो होता है, अंक जो होता है, अंक, अंक को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, चंद्र, ये बिंदी आकार होता है, चंद्र बिंदी नहीं, बिंदी होता है। ठीक है, अनुस्वार किसे कहते हैं, जिसमें नाक से कम व मुख से ज़्यादा वायु निकलता है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और यह तद्भव यानी कि हिंदी शब्दों में अधिक प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता सकता हूँ, जैसे कि चंद्र, दंत, पंच, गंगा, मंत्र आदि जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो अनुस्वार होते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुनासिक होता है। अनुनासिक किसे कहते हैं, जो चंद्र बिंदी होता है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें नाक से अधिक व मुख से कम वायु निकलता है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और ये तत्सम में प्रयोग होता है। और तत्सम किस में प्रयोग होता है अधिकतर, तो हिंदी शब्दों, संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे गांव, चांद, दांत, आँख आदि ऐसे जो हमारे क्या होते हैं शब्द होते हैं उसमें ये प्रयोग होता है। और ये क्या होता है, हमारे अनुनासिक होते हैं। उसके बाद विसर्ग, विसर्ग क्या होते हैं, तो संस्कृत शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा प्रातः, दुख, प्रातःकाल, अतः ऐसे शब्द जो होते हैं क्या होते हैं, विसर्ग। विसर्ग यानी कि जो हमारा अ होता है,
ये हमारा क्या होता है, तो इसे हम लोग विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। और जो अंक होता है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और जो हमारा चंद्र बिंदी होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसे समझते हैं, ठीक है। चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया। इसका उच्चारण जो होता है इस क्या होता है, तो नाक और मुख दोनों से होता है, ठीक है। इसे वर्ग का 5वां वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। जो चंद्रबिंदी होता है इसे अनुनासिक जो होता है इसे वर्ण का क्या कहते हैं, 5वां वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 5, ठीक है। जैसे क वर्ग होता है ना, क वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे अड़ होता है, ञ हो गया, म हो गया, न हो गया, ठीक है। ये हमारे 5 क्या होते हैं, तो ये हमारे अनुनासिक होते हैं। और ये वर्ग की कौन से होते हैं, 5वां अक्षर होते हैं, ठीक है। जो हमारा अयोगवा होता है, अयोगवा मतलब जो होते हैं अ जो होता है ये कैसा वर्ड है, तो ये नपुंसक वर्ड है, ठीक है। उसके बाद र के रूप, र के 3 रूप हैं, ठीक है। पहला तो सामान्य रूप जो हम लोग देखते हैं, जैसे रमेश, सुरेश, सूरज, ये हमारा क्या है, ये हमारा र का सामान्य रूप है। उसके बाद र का रेफ रूप क्या होता है, जैसे कर्मा, धर्मा, मरकट, पर्वत, यानी कि इसे ठेठ भाषा में अगर बात करूं तो इसे उड़ंतुआ र भी कहते हैं, ठीक है। जैसे उड़ता हुआ र, ऊपर यानी सिर के ऊपर लगा रहता है ये, ठीक है। उसके बाद र का पदेन रूप, पदेन रूप क्या होता है, जैसे कि किसी भी वर्ड के पद यानी कि नीचे लगा रहता है जो ना, वो हमारा क्या कहलाता है, पदेन रूप होता है। जैसे क्रम, चक्र, प्रकार, परिक्रम, इन सब वर्डों में कैसा र का प्रयोग हुआ है, तो पदेन र का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाइएगा। थैंक यू। जय हिंद।